हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आप सबके बीच में मैं फिर से आ गया हूं अपना एक चैनल फिजिक्स साइकिल लेकर। आज मैं आप सबके बीच क्लास 12th के नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा हम सबका? नेक्स्ट चैप्टर जो है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस का प्रमेय। तो वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस का प्रमेय, इस चैप्टर को हम लोग आसानी से सीखेंगे। तो आप सब तैयार हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग वैद्युत फ्लक्स होता क्या है। अभी हम लोग आवेश के बारे में पिछले चैप्टर में पढ़ कर आए। आवेश के बारे में क्या पढ़े थे हम लोग? आवेश से संबंधित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आवेश अगर हमारे पास कोई रखा गया किसी स्थान पर, तो उससे कुछ दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, और उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वजह से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं भी हम लोग पढ़े थे। आवेश की वजह से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पढ़े थे। तो यहाँ पर सिंपल करना क्या है कि अगर हमारे पास कोई आवेश रखा है, अगर वो धनावेश है, तो उससे वैद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलेंगी, और वैद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ जब निकलेंगी, अगर उस रास्ते में कोई अगर हम लोग पृष्ठ रख दें, उस पृष्ठ का कुछ क्षेत्रफल हो, तो उस क्षेत्रफल से कुछ बल रेखाएं गुजरेंगी। जब उस क्षेत्रफल से कुछ बल रेखाएं गुजरेंगी, तो वही बल रेखाएं जो है उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहलाएंगी। तो सिंपली हम लोग अगर बात करें वैद्युत फ्लक्स का, तो वैद्युत फ्लक्स के लिए बोला जाता है एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली संपूर्ण वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ही क्या कहलाता है? उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। और उस वैद्युत फ्लक्स को हम लोग सिंपली किससे डिनोट करते हैं? फाई ई से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फाई ई इज इक्वल टू फार्मूला होता है हम लोगों का ई डॉट डी ए। फाई ई जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, और वेक्टर ई जो था, ई जो है वैद्युत क्षेत्र, वो वेक्टर क्वांटिटी है। क्षेत्रफल भी क्या है? सदिश राशि। अभी सदिश राशि के बारे में बात कर लेंगे हम लोग। क्षेत्रफल सदिश क्या होता है? तो क्षेत्रफल सदिश के लिए बताया जाता है कि जो भी क्षेत्रफल होता है, इस क्षेत्रफल के लंबवत क्षेत्रफल सदिश का डायरेक्शन होता है। तो क्षेत्रफल सदिश का जो डायरेक्शन होता है सदैव क्षेत्रफल के लंबवत होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग ये कोई सरफेस ले लेते हैं, ये हमारा कोई सरफेस है, इस सरफेस का क्षेत्रफल सदिश क्या होगा? इसके जस्ट लंबवत। ये क्या हो गया? क्षेत्रफल सदिश। अगर हमारा क्षेत्रफल इस तरीके से है, ये हमारा क्षेत्रफल है, तो जब इस तरीके से क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल सदिश क्या होगा? इसके जस्ट लंबवत। अगर हमारा क्षेत्रफल इस तरीके से है तो इसके जस्ट लंबवत, ऐसे है तो इसके जस्ट लंबवत, ऐसे है तो इसके जस्ट लंबवत। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो वैद्युत ये क्षेत्रफल सदिश है सदैव क्षेत्रफल के क्या होता है? लंबवत होता है। तो इस तरीके से हम लोग क्षेत्रफल सदिश देखेंगे। आगे हम बात करते हैं क्षेत्रफल। ये हम लोग हमेशा याद रखेंगे कि क्षेत्रफल के लंबवत सदैव क्षेत्रफल सदिश होता है। तो कभी भी क्षेत्रफल सदिश की बात करेंगे तो वो क्षेत्रफल के सदैव क्या होगा? लंबवत होगा। हमारे पास वैद्युत फ्लक्स फाई ई का फार्मूला मिला था ई डॉट डी ए। ई डॉट डी ए मिला है, तो डॉट मल्टीप्लीकेशन है वेक्टर का। क्लास 11th में हम सब पढ़े थे डॉट मल्टीप्लीकेशन। जब भी किन्हीं दो सदिशों का मिलता है तो डॉट मल्टीप्लीकेशन में ई डी ए कॉस थीटा का उपयोग करते हैं। इसको हम लोग ई डी ए कॉस थीटा लिख सकते हैं, जहां पर थीटा जो है वेक्टर ई और वेक्टर डी ए के बीच का एंगल होता है। एंगल क्या हो गया? थीटा हो गया। तो ये फाई ई बराबर मिला। अब यहां से हम लोग कुछ वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अगर हमारा पृष्ठ कुछ इस तरीके से हो, अगर यहाँ पे पृष्ठ कुछ इस तरीके से हो और वैद्युत बल रेखाएं कुछ इस तरीके से निकल रही हो, वैद्युत बल रेखा अगर कुछ इस तरीके से निकल रहा हो, तो उस कंडीशन पे अगर क्षेत्रफल सदिश की बात करेंगे तो क्षेत्रफल सदिश का जो डायरेक्शन होगा वेक्टर ए का, वो ये होगा, और वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन हमारा ये हो गया वेक्टर ई। तो इन दोनों का डायरेक्शन, दोनों के बीच का एंगल थीटा बराबर क्या हो जाएगा? इस कंडीशन में थीटा बराबर 0 डिग्री। तो फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई डी ए कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर मिल जाएगा हमारे पास ई डी ए, ये फाई ई के बराबर।
या इसको सिंपली डी फाई ई भी लिख सकते हैं, क्योंकि छोटे से क्षेत्रफल से निकाल रहे हैं तो विद्युत फ्लक्स क्या मिलेगा, हमें बहुत कम मिलेगा। इस वजह से हम लोग डी फाई ई का यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसी के स्थान पर अगर हमारा जो क्षेत्रफल है कुछ इस तरीके से हो और विद्युत बल रेखाएं, इसके लिए हम लोग सिंपली क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग मान लेते हैं कि हमारा क्षेत्रफल कुछ इस तरीके से हो गया और वैद्युत बल रेखाएं क्या हैं, इस तरीके से गुजर रही हैं। जब वैद्युत बल रेखाएं हमारी कुछ इस तरीके से गुजरेंगी, ये हमारा वैद्युत बल रेखा हो गया, वैद्युत बल रेखाएं कुछ इस तरीके से गुजर रही हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे अगर थीटा का मान पूछा जाए तो थीटा के मान के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्रफल पर एक लंबवत रेखा खींचेंगे। ये हम मान लेते हैं ये क्षेत्रफल हो गया, ये हमारा क्षेत्रफल हो गया, और ये दोनों जो हैं वो क्या डिनोट कर रहे हैं, पेन को हम लोग इस तरीके से ले लेते हैं। वैद्युत बल रेखा इस तरीके से है, क्षेत्रफल हमारा ऐसे प्लेन था, ये क्षेत्रफल सदिश होगा, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल सदिश के बीच का एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री। और थीटा की वैल्यू इस कंडीशन पे क्या लेंगे हम लोग, 90 डिग्री लेंगे। इससे पहले क्या था, वैद्युत बल रेखा भी इधर की तरफ था और क्षेत्रफल सदिश भी इधर की तरफ था, तो इसको कुछ इस तरीके से हम लोग लिए थे। ये वैद्युत बल रेखा हो गया और ये क्षेत्रफल सदिश, दोनों क्या थे, एक ही दिशा में थे, तो थीटा की वैल्यू क्या लिए थे, 0। अब अगर वैद्युत बल रेखा इधर की तरफ हो जाए और क्षेत्रफल सदिश तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, तो इस कंडीशन में थीटा की वैल्यू क्या लेंगे हम लोग, 0 डिग्री लेंगे। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा बराबर अगर 90 डिग्री हो तो उस कंडीशन पे डी फाई ई बराबर क्या मिलेगा, डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होता है, 0, तो ये डी फाई ई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 0। तो वैद्युत फ्लक्स इस कंडीशन पे क्या मिलेगा, 0। तो जब कभी भी हमारा वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हैं हमारे क्षेत्रफल सदिश से लंबवत हो, उस स्थिति में फ्लक्स जो है क्षेत्रफल से कोई भी नहीं पास करेगा। तो ये हो गया, इसका ये जनरल फार्मूला है। यहां से अगर हम लोग फाई इज इक्वल टू लिखें, ये कर लेते हैं, फाई इज इक्वल टू, ये फार्मूला मिलता है ई डॉट ए के रूप में, और इसको हम लोग लिख देंगे ई ए कॉस थीटा। अगर कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रख लें तो उस कंडीशन पे क्या मिलेगा, ई डी ए कॉस थीटा के रूप में। तो यहाँ पे फाई इज इक्वल टू, ये क्या मिल जाएगा हमें, फाई इज इक्वल टू ई ए, यही मिलेगा। यहाँ से हम लोग फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक निकाल सकते हैं। तो मात्रक क्या होगा हम लोगों का, मात्रक वैद्युत फ्लक्स का, ई का मात्रक, ई का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलाम, और ये क्या है, ए क्षेत्रफल, तो मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ये इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। तो वैद्युत फ्लक्स के बारे में हम लोग जान गए। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स सिंपली कहा जाए तो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ही होती है, लेकिन इसके लिए हम लोग क्या परिभाषा देते हैं, एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली संपूर्ण वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ही उस पृष्ठ से होकर बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। ठीक, तो इस वैद्युत फ्लक्स को पढ़ने के पश्चात अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक होगा वैद्युत फ्लक्स के द्वारा हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक होगा गॉस का प्रमेय। गॉस के प्रमेय को हम लोग पढ़ेंगे और गॉस के प्रमेय को प्रूफ करेंगे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय क्या होता है, गॉस के प्रमेय के अनुसार अभी हम लोग वैद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़कर आ चुके हैं। तो गॉस का प्रमेय जो है वैद्युत फ्लक्स से रिलेटेड है। इसमें होता क्या है कि अगर कोई बिंदु आवेश कहीं पर रखा गया हो तो उससे होकर गुजरने वाली जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं हैं, वो वैद्युत बल रेखाओं का माप ही हम लोग गॉस के प्रमेय में देखते हैं। तो उसमें होता है क्या कि किसी बंद पृष्ठ में अगर कोई आवेश हमारा स्थित हो तो उस बंद पृष्ठ में आवेश के द्वारा निकलने वाले संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो उस आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो यहाँ पर हम लोग वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से डिनोट किए थे। फाई ई इज इक्वल टू Q/ε0, कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है।
यहाँ पे फाई ई इज इक्वल टू, हम लोग फार्मूला ये तो पढ़कर आए थे, क्लोज इंटीग्रेशन ए। यहाँ पे ई डॉट ए की वैल्यू क्या मिल जाएगा हम लोगों को, क्यू अपॉन अपसाइलन नॉट के बराबर। गॉस प्रमेय हमारा कहता है किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से बद्ध कुल आवेश का 1 अपसाइलन नॉट गुना होता है। तो उस पृष्ठ से बद्ध कुल आवेश का 1 अपसाइलन नॉट गुना होता है। इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग मान लिए कि कोई आवेश जो है ओ पर स्थित है, बिंदु ओ पर स्थित है। ये हम लोग एक कोई पृष्ठ ले लिए हैं। इस पृष्ठ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव डी ए माने इस क्षेत्रफल अवयव का जो क्षेत्रफल सदिश होगा वेक्टर डी ए, ये इधर की तरफ होगा जस्ट इसके लंबवत। यहाँ पर वैद्युत आवेश है, इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की तरफ होगा। वेक्टर ई मान लिए हैं कि ये धनावेश था। इस बिंदु पर वेक्टर ई और वेक्टर डी ए के बीच बनने वाला कोण थीटा है। तो इस कंडीशन पे आगे हम लोग अगर लिखना चाहे क्षेत्रफल अवयव डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, छोटा सा क्षेत्रफल लिए थे उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होगा वो डी फाई ई देखा जाएगा और ये होगा ई डी ए कॉस थीटा के बराबर, क्योंकि ई और डी ए के बीच कितना एंगल बन रहा है, थीटा बन रहा है। अब उसके बाद हम बात करते हैं बिंदु आवेश Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस बिंदु P पर, यहाँ पर बिंदु P माने हैं हम लोग, इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर के बराबर। क्यों, क्योंकि आवेश Q है, इससे दूरी कितना है बिंदु P का, R दूरी है। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला हो गया हमारा। अतः डी फाई ई बराबर, ये जो फार्मूला है E की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर और उसके बाद डी ए कॉस थीटा, डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। ये डी फाई के बराबर हम लोग लिख लिए। यहाँ से डी फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डी ए कॉस थीटा बटे के R स्क्वायर। ये हम लोग डी ए कॉस थीटा बटे के R स्क्वायर एक साथ कर लिए। अब ये जो हमारा बन रहा है जहाँ डी ए कॉस थीटा बटे के R स्क्वायर बराबर डी ओमेगा, ये क्या है डी ओमेगा। डी ओमेगा जो है वो क्षेत्रफल अवयव डी ए द्वारा बिंदु ओ पर आंतरिक घन कोण है। ये पूरा जो क्षेत्रफल अवयव लिए हैं डी ए, इसके द्वारा इस बिंदु पी पर जो घन कोण है वो कितना है, डी ओमेगा। तो डी ओमेगा रख लिए यहाँ पर, इस पूरे के प्लेस पर डी ओमेगा रख दिए, तो 1/Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। अब यहाँ पर अतः संपूर्ण पृष्ठ द्वारा निर्गत वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा पृष्ठ से हम लोग निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की बात करते हैं। तो जब पूरे पृष्ठ द्वारा निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की बात करेंगे तो होगा क्या, यहाँ पर फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन, ये डी फाई की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। यहाँ से Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन डी ओमेगा बचेगा। और ये जो क्लोज इंटीग्रेशन डी ओमेगा बचा है, ये डी ओमेगा टोटल वैल्यू कितना होता है 4 पाई, मतलब पूरे पृष्ठ के द्वारा केंद्र पर आंतरिक घन कोण जो होता है वो क्या हो जाएगा 4 पाई के बराबर। तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, बचेगा क्या, फाई ई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हम लोग ये देख लिए कि जो किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो उस पृष्ठ से बद्ध कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स का गॉस के प्रमेय का प्रूफ। तो ये गॉस के प्रमेय का प्रूफ हो गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गॉस के नियम के अनुप्रयोग, गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गॉस के नियम का अनुप्रयोग। गॉस के नियम में अनुप्रयोग में हम पहले अनुप्रयोग की बात करते हैं। पहले अनुप्रयोग में क्या किया, एक समान रूप से हमारा अनंत लंबाई का चालक तार है, आवेशित चालक तार है, उस आवेशित चालक तार के नज़दीक किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो उसके लिए हम लोग कोई आवेशित चालक तार बना लेते हैं और उस आवेशित चालक तार पर एक समान रूप से आवेश वितरित कर देते हैं। कुछ इस तरीके से हमारा एक समान रूप से आवेशित चालक तार था, इसके नज़दीक r डिस्टेंस पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जब इसके नज़दीक r डिस्टेंस की बात करेंगे तो यहाँ से r डिस्टेंस, यहाँ से r डिस्टेंस, यहाँ से r डिस्टेंस,
सब जगह क्या होगा, एक समान होगा। तो एक समान होगा तो हम करते क्या है कि इस आवेशित चालक के चारों तरफ एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, और वो गॉसियन पृष्ठ कैसा होगा, हमारा बेलनाकार होगा। तो गॉसियन पृष्ठ जो है बेलनाकार बना लेते हैं हम लोग। आर डिस्टेंस इधर भी और आर डिस्टेंस इधर भी ले लेंगे तब। ये था, ये गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ। इसकी लंबाई कितना हम लोग कंसीडर करते हैं, ये एल लंबाई का है। अब इसके बाद हम लोग करते क्या हैं कि अगर इस पूरे आवेशित के कारण बात किया जाए, एल लंबाई पर आवेश की मात्रा बात किया जाए, तो रेखीय आवेश घनत्व के बारे में हमें पता है। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व को हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं, और लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बटा के एल, मतलब आवेश बटे के लंबाई। ये लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल, दैट मीन्स क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल। इसका उपयोग हम लोग आगे चल कर करेंगे। तो अब इसके लिए हम लोग करते क्या है कि एल लंबाई पर था तो क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल लिख लिए। अब हम लोग करेंगे क्या कि आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव की कल्पना करते हैं, डी ए। उस क्षेत्रफल अवयव का डायरेक्शन क्या होगा, बाहर की तरफ, दूर की तरफ, इसके जस्ट लंबवत। और ये धनावेशित आवेशित चालक तार था, धनावेशित चालक तार था, जिसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है उसका भी डायरेक्शन क्या होगा, दूर की तरफ। दैट मीन्स इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। जब 0 डिग्री हुआ तो यहाँ पे फ्लक्स निकालने की बात आएगी, तो फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस जीरो की वैल्यू 1। इससे तो वैद्युत फ्लक्स मिलेगा इस गॉसियन बेलन पृष्ठ के पूरे वक्र पृष्ठ द्वारा, वैद्युत फ्लक्स तो मिलेगा। हम बात कर लेते हैं दो समतल पृष्ठ और हमारे पास बचे, एक पृष्ठ ऊपर की तरफ और एक पृष्ठ नीचे की तरफ। अगर ऊपर की तरफ बात करते हैं, यहाँ पर कोई क्षेत्रफल लेते हैं, तो इसका क्षेत्रफल सदिश वेक्टर डी ए कहाँ गया, जस्ट लंबवत ऊपर की तरफ। और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, वेक्टर ई का डायरेक्शन ये होगा। यहाँ पर देखा जा रहा है डी ए और वेक्टर ई दोनों के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री। और जब इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री तो क्या होगा, इन दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल होने की वजह से वैद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या होगा, ई डी ए कॉस 90 की वैल्यू 0। इसका मतलब इसके ऊपरी पृष्ठ से कोई भी वैद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा। नीचे वाले पृष्ठ से देख लेते हैं, तो नीचे वाले पृष्ठ पर भी वही हाल होगा। क्या होगा, नीचे की तरफ इसके जस्ट लंबवत वेक्टर डी ए की वैल्यू होगा, और इसके जस्ट इधर की तरफ क्या होगा, ये जो है वो वेक्टर ई का डायरेक्शन होगा। यहाँ भी दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। फिर वही बात, फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस 90 की वैल्यू 0। इसका मतलब इसके निचले वाले पृष्ठ से, समतल पृष्ठ से कोई भी वैद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा, इसके ऊपरी वाले समतल पृष्ठ से भी कोई भी वैद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा। बाकी बचा इसका वक्र पृष्ठ, इसके वक्र पृष्ठ से ही होकर इसका संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। तो इसके संपूर्ण, अगर छोटे से क्षेत्रफल की बात करते हैं, इस छोटे से क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो डी ए अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई, ये डी फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। इसको हम लोग लिख सकते हैं ई डी ए कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगा 1, दैट मीन्स ई डी ए, ये मिल जाएगा डी फाई ई की वैल्यू। ये डी फाई ई की वैल्यू हो गया।
तो ये तो छोटे से क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, हमें निकालना क्या था, संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला। तो यहाँ पर लिख देंगे कि गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ के वक्रीय पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। तो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन डी फाई ई, और इसको हम लोग लिख सकते हैं डी फाई की वैल्यू कितना है, ई डी ए। तो ये हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए, ई कॉन्स्टेंट बाहर निकल जाएगा, यह आ जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन डी ए। अब डी ए जो है वो क्या है, इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इस पूरे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का कितना होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है, जहाँ पे एच लंबाई होता था लेकिन ये लंबाई कितना है, एल। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एल। ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्या है, क्षेत्रफल है। तो ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, ये आ गया हमारा फाई ई के बराबर। इसको समीकरण नंबर 1 हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। अब ये समीकरण 1 कंसीडर करने के पश्चात हम लोग करेंगे क्या कि गॉस के नियमानुसार, तो यहाँ पे लिखेंगे गॉस के नियमानुसार क्या हम लोग लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन अपसाइलेन नॉट। कुल आवेश का 1 अपॉन अपसाइलेन नॉट गुना होता है। अब कुल आवेश की बात करें तो Q इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल होगा, इससे बद्ध कुल आवेश। तो जब इससे बद्ध कुल आवेश की बात करेंगे तो फाई इज इक्वल टू Q की वैल्यू क्या हो गया, लैम्डा इंटू एल। तो ये हो गया लैम्डा इंटू एल बटे के अपसाइलेन नॉट। इसको हम समीकरण नंबर 2 कर देते हैं। समीकरण नंबर 2 फाई ई के बराबर, समीकरण नंबर 1 भी फाई ई के बराबर। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से इन दोनों को बराबर कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लैम्डा एल बटे के अपसाइलेन नॉट, लैम्डा एल अपॉन अपसाइलेन नॉट। ये हो गया। तो यहाँ से E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 पाई अपसाइलेन नॉट, और उसके बाद L से L कैंसिल हो गया, लैम्डा अब बटे के R ये बचेगा, लैम्डा बटे के R, ये R नीचे चला गया। तो ये आ गया E इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अपसाइलेन नॉट लैम्डा बटे के R। इसको हम लोग लिख सकते हैं E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई अपसाइलेन नॉट। इसको 4 पाई बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर भी करना पड़ेगा, तो ये मिल जाएगा 2 लैम्डा बटे के R। ये हमारा हो गया क्या, अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित चालक के कारण उसके नज़दीक किसी बिंदु पर चुंबक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बटे के आर। लैम्डा क्या है, रेखीय आवेश घनत्व, आर क्या है, उस चालक से कितनी दूरी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो ये हमारा फार्मूला मिलेगा।